सत्ता की शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से देश भर में हो रही है, जिसमें प्रत्येक दिन नए राज सामने आ रहे हैं, चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। यह विषय है अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का विषय, जिसका टेंशन देने वाला एक्सटेंशन हो रहा है। हर विस्तार में आस्था से खिलवाड़ की एक नई कहानी है। एसआईटी पिछले 6 दिन से जांच कर रही है। कई लोग रडार पर हैं, कई नाम भी सामने आ चुके हैं जिन पर लगे आरोपों की हर एंगल से जांच हो रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में नई मिस्ट्री रामलला को समर्पित हार और चरण पादुका से जुड़ी है। दावा किया जा रहा है कि जो हार और चरण पादुका भेंट किए गए थे उनकी ना तो रसीद है ना कोई जानकारी है। सवाल यही है कि राम मंदिर से जुड़ी हेराफेरी में अभी और कितनी कहानियां हैं, कितने किरदार हैं। 7 दिन के अंदर एसआईटी को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपनी है। अब तक एसआईटी ट्रस्ट के कई पदाधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। डोनेशन काउंटिंग से जुड़े कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों से भी सवाल जवाब कर चुकी है। इसको लेकर उठ रहे सभी सवालों का जवाब इस मामले में आ रही नई जानकारियां और नई तस्वीरों के साथ सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को आज मैं बताने वाली हूं। शुरुआत करते हैं उस वीडियो से जिसमें राम मंदिर में हेरा फेरी से को लेकर किए गए नए दावे हैं, नए राज का प्रमाण है। अब तक आपने राम मंदिर में चढ़ाए गए कैश के गबन के बारे में सुना होगा, लेकिन अयोध्या के महंत विनोद मिश्रा ने जो सनसनीखेज दावा किया है वो चौंकाने वाला है। उनका कहना यह है कि हार और चरण पादुका की रसीद भी नहीं मिली है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि चांदी का हार और चरण पादुका मंदिर में पुजारियों को दिए गए थे। विनोद मिश्रा का दावा इसके बदले में उन्हें कोई रसीद नहीं मिली है। यह भी कहा है कि टिन्नू यादव से कई महीनों तक रसीद और फोटो मांगी, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। टिन्नू यादव महीनों तक टालता रहा और बाद में बताया कि हार और चरण पादुका को बेंगलुरु में गला दिया गया है। आपको बता दें, दावे के अनुसार 30 अक्टूबर 2025 को रामलला को लगभग 1.25 किलो चांदी का हार और करीब 300 ग्राम वजन की चांदी की चरण पादुका समर्पित की गई थी। आप सुनिए रामलला को हार और चरण पादुका को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं। आपसे एसआईटी ने सवाल जवाब किए हैं, क्या थे वो सवाल जवाब? और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपसे सवाल जवाब क्यों? आपकी भूमिका क्या है? क्या आपका मंदिर आना जाना है? हमारे शिष्य हैं अजय विश्वकर्मा जी, ये मुंबई में अपना कारोबार करते हैं। अच्छा। इन्होंने राम जी के लिए खूब सुंदर हार और चरण पादुका इन्होंने बनवाई कि भगवान का श्रृंगार होगा। अयोध्या जी में हमारे माध्यम से टिन्नू से संपर्क किया गया, क्योंकि टिन्नू अंदर का सारा कार्य वही देखते हैं। तो टिन्नू के माध्यम से ये सारे आभूषण 30 अक्टूबर 2025 को दिन में 11 बजे के आसपास मंदिर में भेंट कर दिया गया। अच्छा। टिन्नू यादव ने इन सामग्री को भगवान के सामने पुजारी से रखवा दिया और हम लोगों को प्रसाद दे करके छोड़ दिया गया और ये बताया गया कि इसकी जांच पड़ताल होगी कि आभूषण की क्या क्वालिटी है, फिर आपको रसीद दी जाएगी और जिस दिन भगवान को धारण कराया जाएगा आपको सूचना मिलेगी, उस दिन का फोटो आपको मिलेगा। हमने कई बार टिन्नू को याद दिलाया कि हमें रसीद नहीं मिली, हमें फोटो नहीं मिला, ये लोग आज देंगे कल देंगे फिर किसी दिन मिलिएगा और इस तरह से टाल मटोल करते रहे। अभी एक दिन हमारी जब भेंट हुई टिन्नू से तो हमने पूछा कि आपने रसीद और फोटो कुछ नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि अरे महाराज जी वो तो भूल जाइए, वो तो 2 महीने बाद बेंगलुरु भेज करके गला दिया जाता है और गला करके ईंट बना के रख दिया जाता है ना। उसका कोई प्रूफ है, मतलब कोई फोटो तक नहीं है उसकी, कोई उसका प्रूफ फोटो सीसीटीवी फुटेज में राम मंदिर प्रबंधन के पास तो है ही। अच्छा। क्योंकि मंदिर में भगवान के सामने भेंट किया गया है, वहां तो दुनिया भर के कैमरे लगे हैं। ये उस दिन का रिकॉर्ड निकालेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। आज छठे दिन भी एसआईटी की जांच जारी है। स्टेट बैंक के 6 कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। आउटसोर्स के भी 12 स्टाफ से सवाल जवाब किए गए हैं। ट्रस्ट के और 3 सदस्यों से भी आज पूछताछ हुई। बताया जा रहा है कि आज ही एसआईटी की टीम लखनऊ पहुंच सकती है, सीएम योगी से मिल सकती है, सीएम को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकती है। इस बीच एसआईटी की जांच में कई ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि कैसे कई महीनों से चढ़ावे में हेराफेरी की जा रही थी।
ये बताया जा रहा है कि बैंक ने गिनती के लिए निजी एजेंसी को हायर किया था। निजी एजेंसी आउटसोर्सिंग से कर्मचारी भर्ती करती थी। बड़ी बात यह है कि काउंटिंग में ट्रस्टी के रिश्तेदार और परिचित भी रखे गए थे। इससे भी चौंकाने वाला दावा यह है कि प्रभावशाली लोगों की सिफारिश पर कई नियुक्तियां हुई थी। कहा जा रहा है कि प्रभावशाली लोगों की वजह से बैंक अधिकारी भी परेशान थे। कई लोगों के दबदबे की वजह से सख्ती से नियम लागू नहीं हो पा रहे थे। इसका अंजाम यह हुआ कि बैंक कर्मी अनियमितता की जानकारी पर भी चुप रहे। गिनती में रकम में अंतर आने पर भी बैंक ऑफिसर चुप रहे। अफसरों की चुप्पी का कुछ बैंक कर्मियों ने फायदा उठाया। कुछ बैंक कर्मचारियों के सीधे गड़बड़ी में शामिल होने की आशंका है। इसकी जांच हो रही है। अब तक की जांच में एक ऑफिसर समेत 3 से 4 लोगों की भूमिका संदिग्ध है। ट्रस्ट के अधिकारी का घर किराए पर लेने वाले ऑफिसर भी रडार पर हैं। ऑफिसर की भूमिका के सबूत भी मिले हैं, जिसकी पड़ताल जारी है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि चढ़ावा कैसे बैंक खाते तक पहुंचा था। वैसे इसी दौरान पैसे का गबन भी हुआ, हेरा फेरी हुई। पूरी प्रक्रिया आपको आइए समझाते हैं। पूरे मंदिर परिसर में करीब 40 दान पात्र हैं। ये दान पात्र जब भर जाते हैं तो खोले जाते हैं। दान पात्र खोले जाने के वक्त 4 लोगों का रहना अनिवार्य है। दान पात्र की राशि लोहे के कंटेनर में रखी जाती है। पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी की निगरानी में होती है। दान वाले कंटेनर गणना कक्ष में लाए जाते हैं। चढ़ावे की गणना 2 पालियों में होती है। हर शिफ्ट में 20 लोग नोटों की गिनती करते हैं। नोट गिनने वाले बिना जेब के कपड़े पहनते हैं। दान को नोट, सिक्कों और आभूषण में बांटा जाता है। गणना के बाद नकदी बैंक के कंटेनर में सीलबंद होता है। दान राशि प्रतिदिन एसबीआई की शाखा में भेजी जाती है। आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि जब सीसीटीवी की निगरानी में जांच होती थी तो गड़बड़ी कैसे हुई, पैसे का गबन कैसे हुआ। अब आगे क्या होगा, इस कहानी को भी समझिए। मंदिर में लगे 800 सीसीटीवी का 45 दिन का बैकअप मौजूद है। 45 दिन से पहले का डिलीटेड डेटा निकालने की कोशिश की जा रही है। फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से डेटा रिकवरी की कोशिश है। सीसीटीवी फुटेज, कंप्यूटर रिकॉर्ड से सबूत जुटाने की कोशिशें जारी हैं। कुछ फुटेज डिजिटल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की भी आशंका है। डिलीटेड डेटा मिलने पर जांच को नई दिशा मिल सकती है। रिकवरी ना होने पर मौजूदा रिकॉर्ड्स के सहारे ही जांच आगे बढ़ सकती है। खबर यह भी है कि एक बैंक अधिकारी ट्रस्ट के पदाधिकारी के घर किराए पर रहते थे। ट्रस्ट के कर्मचारी मनमर्जी से काम करते थे। सिर्फ 20 सेकंड में ये भी आइए बता देते हैं आगे एसआईटी क्या कार्रवाई कर सकती है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर हो सकती है। एफआईआर में टिन्नू यादव समेत कई लोगों के नाम हो सकते हैं। ट्रस्ट से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। कुछ पदाधिकारी खुद ही पद छोड़ सकते हैं। प्रभावशाली लोगों को भी नहीं बख्शने का संदेश है। प्रबंधन, वित्तीय निगरानी में बड़े बदलाव संभव हैं। सुरक्षा व्यवस्था में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। एक सवाल यह भी है कि एसआईटी के रडार पर कौन कौन है। बैंक कर्मचारी जिन पर दान राशि की गिनती और जमा करने की जिम्मेदारी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद की नियुक्तियां, 800 कर्मचारी तैनात थे। 200 की नियुक्ति सीधे ट्रस्ट से हुई थी। प्रबंधन से जुड़े लोग, इनका काम था किन लोगों को किस प्रक्रिया के तहत जिम्मेदारी दी जाए। पुराने सुरक्षा कर्मचारी, वर्षों से सुरक्षा में शामिल लोग क्यों नहीं बदले गए, ये सवाल हैं। पहले कोशिश की राम मंदिर ना बने, फिर कोशिश की मंदिर बन रहा है तो बाधाएं डालें, उसको तरह तरह से मुहूर्त ठीक नहीं है या ये ठीक नहीं है, और अब आस्थाओं को तोड़ने की कोशिश चल रही है। आस्था पर आघात पहुंचना स्वाभाविक है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी का गठन किया है, तो निश्चित है दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो भी इसमें राम मंदिर चढ़ावे में दोषी पाए जाएंगे और निश्चित उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न प्रभावशाली व्यक्ति हो। जिसने भी पैसे का गमन किया है, अगर उसमें वो दोषी पाया गया, एसआईटी जांच कर रही है, तो निश्चित है उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। भगवान श्री राम के विरोध में, अयोध्या के विरोध में, रामलला के विरोध में जिन्होंने शुरू से लेकर आज तक कार्य किया, वो लोग प्रभु श्री राम पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो अशोभनीय बात है। हम जब भगवान के कार्यों से मतलब नहीं रखते, भगवान के कार्य में हाथ नहीं बटाते, भगवान के कार्य में हम आगे बढ़कर कार्य नहीं करते, तो हमें भगवान के विरोध में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया में एक खड़ा किया गया एक बड़ा गुबार भी है, और भगवान राम करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं। 500 वर्षों के संघर्ष में श्री राम जन्मभूमि मुक्त हुई। हम किसी ट्रस्टी के
आस्था और श्रद्धा विशेषकर चंपत राय जी के द्वारा जीवन के 35 वर्ष राम जन्मभूमि के मुकदमे के लिए लगा दिए जाने के बाद उन पर संदेह नहीं कर सकते। चढ़ावा चोरी पर राजनीति भी हो रही है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या का भंडाफोड़ समाप्ति समारोह बना देगा। कैसे राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासी कलेश शुरू हो गया है, सिर्फ 120 सेकंड में आप भी जानिए। SIT जिस तरह से काम कर रही है और ये योगी सरकार है, कहीं भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा निश्चित रूप से, चाहे कोई भी हो। और मैं कहूँगा कि निश्चित दूध का दूध पानी का पानी ही होगा। और साथ ही साथ राम मंदिर के प्रति, राम के प्रति जो आस्था है, इसमें कोई ये इनके चाहने से, इनके इस तरह की बातें करने से कोई किसी कम होने वाली नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी तो हो गया। जब जांच पड़ताल में ये सिद्ध हो गया कि चोरी हुई है, तो चोरी को चोरी मानना चाहिए और फिर समझता हूँ जो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए उस तरह की कार्रवाई अपेक्षित है। मुझे लगता है जानबूझ करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये SIT जांच कर रही है। कभी कभी हम सब के बयानों से जांच प्रभावित हुआ करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही तो कहा कि 15 दिन आप इंतजार कर लीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए। अगर रिपोर्ट में कोई खामी दिखती है तो आप सवाल करिए, कोई बात नहीं, लेकिन रिपोर्ट आने से पहले बेवजह की बयानबाजी लोग कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। अद्भुत है। आपने FIR क्यों नहीं किया? SIT का क्या मतलब हुआ? जब सारे साक्ष्य मिल गए कि मंदिर से चोरी हुए हैं, वीडियो डिलीट किए गए हैं, कुछ पैसे भी और सोना भी जब्त हुआ है कर्मचारियों के यहाँ, अभी तक FIR नहीं दर्ज हुआ। और चलाने वाले जो गोली चलाने की बात करते हैं, ये तो उन्हीं के साथ हैं। दुनिया जानती है, जग जाहिर है, उन्हीं के साथ है। और ये बहुत बड़ा डाका है। अब इसका खुलासा हो गया है, इसको कोई दबा नहीं पाएगा। सत्ता की अगली खबर सिस्टम के उस लीकेज से जुड़ी है जिसकी वजह से कल दोबारा नीट की परीक्षा हो रही है। इसमें करीब 22 लाख परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। इस परीक्षा से ठीक एक दिन पहले आज पूरे देश में मॉक ड्रिल की गई। पुलिस, जिला प्रशासन और एग्जामिनेशन सेंटर्स की अलग अलग टीमें सेंटर्स पर यह सुनिश्चित करने की कोशिश में लगी रहीं कि कल न पेपर लीक हो और न ही किसी तरह की चीटिंग की कोई घटना हो। लेकिन इससे पहले एक स्टूडेंट के सेंटर बदले जाने को लेकर ऐसा बवाल मचा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूरी तैयारियों पर ही सवाल उठा दिए। मामला यह है कि नागपुर के एक स्टूडेंट अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब ने नागपुर के आसपास के 3 जिलों को अपने एग्जामिनेशन सेंटर का विकल्प चुना था, लेकिन उसका सेंटर अबू धाबी दे दिया गया। परीक्षा से 2 दिन पहले जैसे ही अब्दुल्ला ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, वो ये देखकर हैरान रह गया। वो इस बात से परेशान हो गया कि उसके पास पासपोर्ट भी नहीं है, ना वीजा है और ना ही दूसरी सुविधाएं। आखिर वो अबू धाबी कैसे जाएगा? हालांकि अब्दुल्ला ने तुरंत NTA के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद एक ईमेल करना पड़ा और करीब 1 घंटे के बाद उसे चॉइस वाला सेंटर मिल गया। एक बार सुनिए इस पूरे मामले में छात्र के पिता ने क्या कहा था, फिर आगे की पूरी कहानी भी आपको बताएंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। कल 4 बजे वो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद में हमने जब देखे, उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था, अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो अब दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। अब बहुत शौक में, कल बहुत रोया उसने और वो नहीं चाह रहा था कि एग्ज़ाम देना। उसकी मम्मी उसको कन्विंस कर रही है। देखो अगर वो कन्विंस हो जाता है तो कल अपियर करेंगे, होगा एग्ज़ाम में। छात्र को पसंदीदा सेंटर मिल गया, लेकिन परीक्षा से ठीक पहले छात्र के पिता ने मानसिक परेशानी का दावा किया, जिस पर अब राजनीतिक बयान आ रहे हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नागपुर के छात्र के साथ हुई ये घटना व्यवस्था की बड़ी नाकामी है। ये सिस्टम की गंभीर कमियों को उजागर करती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि अनियमितताओं को दूर करने की गारंटी देने वाला NTA अब क्या स्पष्टीकरण देगा।
हालांकि एनटीए ने इसका जवाब दिया और ये कहा कि नागपुर के छात्र का सेंटर उसके पंजीकृत लॉगिन से ही अबू धाबी बदला गया था। ऐसा एनटीए के वेब रिकॉर्ड बताते हैं। रिकॉर्ड के अनुसार केंद्र बदलने और उसे देखने की गतिविधि एक ही यूजर एक्सेस पैटर्न से हुई। एनटीए के अनुसार उम्मीदवार के क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर एक बार केंद्र अबू धाबी बदला गया और 2 बार अबू धाबी केंद्र का प्रीव्यू देखा गया। 19 जून की शाम परीक्षा से 48 घंटे पहले उम्मीदवार की ओर से केंद्र नागपुर करने का अनुरोध मिला। एनटीए ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसी शाम उम्मीदवार के पिता से संपर्क किया और औपचारिक प्रक्रिया पूरी कराने में मदद की। उम्मीदवार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए परीक्षा केंद्र नागपुर में बदल दिया गया। एनटीए ने अपने बयान में यह भी कहा कि लगभग 3.2 लाख उम्मीदवारों ने सुधार विंडो का उपयोग किया और उनमें से 99.5% से अधिक उम्मीदवारों को उनकी पसंद का परीक्षा शहर आवंटित किया गया। इस बीच बीजेपी नेताओं ने यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी बिना तथ्यों की पुष्टि किए परीक्षा से मात्र 48 घंटे पहले इस तरह की बात कहकर लाखों छात्रों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जो सच्चाई से अलग है। हालांकि राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले एक वीडियो जारी कर छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं और ये उम्मीद जताई कि इस बार परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के होगी। All do really well. Remember, we're with you. We want to look after you, protect you, and make sure that you have a brilliant future. Love all of you. To the Prime Minister and to the government, I'd like to say, please ensure that there are no glitches this time. The students have been through enough stress and they really cannot afford to go through it again. शर्मनाक बात है कि आपने दोबारा एग्जाम दिया और उसके बाद भी इस तरह की भारी गलतियां, जिसमें आपने नागपुर के स्टूडेंट का एग्जामिनेशन सेंटर अबू धाबी कर दिया 2500 से ऊपर किलोमीटर दूर, और फिर हाथ झटक के कहते हैं चलो फिर एक और सेंटर दे देंगे। मजाक समझ रखा है एग्जाम को। अधजल गगरी छलकत जाए। राहुल गांधी जी को यह भी नहीं पता है कि उस छात्र का सेंटर वापस नागपुर कर दिया गया। जो त्रुटि थी ठीक कर ली गई, लेकिन उनको राजनीतिक मसाला चाहिए, नहीं मिलेगा। नीट के एग्जाम लीक होने के बाद कई छात्रों ने देश भर में आत्महत्या की है और उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने का काम किया है। अब नीट की एग्ज़ाम लेने गए तो एक छात्र को, नागपुर के छात्र को अबू धाबी का सेंटर दिया है। तो ये बच्चों की ज़िंदगी से खेलने का, छात्रों की ज़िंदगी से खेलने का पाप बीजेपी की सरकार कर रही है। इस सब के बीच आज दिन भर मॉक ड्रिल जारी रही। एनटीए ने देश भर के एग्जामिनेशन सेंटर्स पर मॉक ड्रिल कंडक्ट कराई। पिछली बार हुए पेपर लीक के बाद इस बार बिना किसी परेशानी के परीक्षा कराना एनटीए के लिए एक चुनौती है। आपको बता दें कि देश भर के करीब 22 लाख छात्र कल नीट की परीक्षा देंगे। इसके लिए भारत के 551 और विदेशों में 14 शहरों में सेंटर्स बनाए गए हैं। इस बार की परीक्षा के लिए कुल 5000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। 2 लाख से अधिक कर्मचारी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6669 ऑब्जर्वर तैनात हैं। किसी तरह की चीटिंग ना हो, इसके लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक व्यवस्था की गई है। एग्जामिनेशन सेंटर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी, जिसकी लाइव मॉनिटरिंग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से की जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पेपर्स ले जाने की जीपीएस ट्रैकिंग की जाएगी। पुलिस एस्कॉर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा भी कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे पेपर लीक को रोका जा सके। जो आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ पंडारा रोड की, यहाँ पर कूलिंग जोन भी बनाया गया है। मैं आपको कूलिंग जोन भी दिखा रही हूँ, जहाँ पर अभिभावक और जो उनके साथ में लोग होंगे वो यहाँ पर बैठकर, या उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई असुविधा ना हो, उसके लिए बाकायदा कूलर भी लगाए गए हैं और इस तरह का शेड बनाया गया है। तो ये भी इंतज़ाम ये दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो कल जो एग्ज़ाम होना है वो लगभग 22.79 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है वो कल नीट का एग्ज़ाम देंगे। मैं भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल में हूं और ये एग्ज़ाम सेंटर है। इसी क्लासरूम में कल 2 बजे एग्ज़ाम चल रहा होगा। क्या तैयारियां हैं वो दिखा देते हैं। देखिए, जो
मेजर तैयारी है वो यही है कि सीसीटीवी कैमरे हर क्लासरूम में लगे होने चाहिए। तो यहाँ पर भी आपको दिखा देते हैं कि सीसीटीवी कैमरा इस क्लासरूम में लगा हुआ है। और चूंकि घड़ियों को लेकर भी ये कहा गया है कि किसी तरह की कोई डिजिटल वॉच या अन्य वॉच आप नहीं ले जा सकेंगे, उसके लिए एनटीए ने अलग से घड़ियाँ भी भेजी हैं जो कि हर रूम में लगी होगी, जिस पर टाइम जो है वो अभ्यर्थी देख सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी अधिकारी जो है मॉक ड्रिल कर रहे हैं। हर एक चीज़ जो है वो उसको किस तरीके से तैयारी है वो देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस के आला अधिकारी है और जो कि एनटीए के भी अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है। विभिन्न कॉलेज और जो परीक्षा केंद्र है उनके प्रिंसिपल्स भी जो है वो ऐसे ही जो है मॉक ड्रिल्स करवा रहे हैं। लखनऊ में 75 जनपदों पर हम लोग व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। 3 लेवल की सिक्योरिटीज लगाई गई है। वैसे मेटल डिटेक्टर से जांच, सीसीटीवी निगरानी और छात्रों की कड़ी तलाशी जैसी व्यवस्थाएं निश्चित रूप से परीक्षा केंद्रों पर चीटिंग रोकने में मदद करेंगी। लेकिन एनटीए को ये नहीं भूलना चाहिए कि नीट जैसी परीक्षा की सबसे बड़ी चुनौती परीक्षा केंद्र के भीतर होने वाली चीटिंग नहीं, बल्कि परीक्षा से पहले होने वाला पेपर लीक है। यदि प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही गलत हाथों तक पहुंच जाता है तो फिर कितनी भी सख्त सुरक्षा व्यवस्था हो, तलाशी हो या निगरानी लगा दी जाए, उसका कोई खास मतलब रह नहीं जाता है। ऐसे में एनटीए के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रश्न पत्र की गोपनीयता और उसकी सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित करना होना चाहिए। छात्रों और उनके अभिभावकों का भरोसा तभी बहाल होगा जब एनटीए ये साबित कर पाए कि परीक्षा की निष्पक्षता केवल परीक्षा केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रश्न पत्र तैयार होने से लेकर परीक्षा शुरू होने तक हर चरण में पूरी तरह पेपर सुरक्षित है। राजनीतिक सत्ता की अगली खबर कोलकाता से है, जहां अभिषेक बैनर्जी पर हमले और हमले की कोशिश के आरोपों पर राजनीति हो रही है। कल दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद अभिषेक बैनर्जी कोलकाता पहुंचे थे। उनके कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचते ही बीजेपी और टीएमसी समर्थकों में झड़प शुरू हो गई। आरोप है कि दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले। इसका वीडियो भी सामने आया है। यहां दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी देर तक हंगामा हुआ, जिसके बाद अभिषेक बैनर्जी वहां से चुपचाप निकल गए। अब मामला यह है कि आज टीएमसी और अभिषेक बैनर्जी ने कुछ वीडियो जारी किए हैं और एयरपोर्ट की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। अभिषेक बैनर्जी ने वीडियो जारी कर लिखा कि कल रात कोलकाता एयरपोर्ट पर दिल्ली से लैंड करने के तुरंत बाद एक चौंकाने वाली घटना हुई। हथियारबंद लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और कुछ लोगों की संभावित मंशा को लेकर गंभीर सवाल उठे। इसमें एक व्यक्ति जिसने पीले रंग का कुर्ता पहना है, उसके पास हथियार होने का दावा किया जा रहा है। कल हंगामे के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। हालांकि तृणमूल ने यह भी आरोप लगाया कि अभिषेक बैनर्जी के आने से पहले कई लोग अंडे लेकर पार्किंग एरिया समेत अलग अलग जगहों पर जमा हो गए थे और अभिषेक बैनर्जी के एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उन पर अंडे फेंकने की योजना थी, लेकिन टीएमसी समर्थकों ने उसे नाकाम कर दिया। इस बीच पीएम मोदी भी आज बंगाल में हैं। उन्होंने हुगली में पश्चिम बंग दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि बंगाल को बांटने की साजिश हुई थी, लेकिन अब बदलाव महसूस हो रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि राज्य में परिवर्तन दिखाई दे रहा है और विकास कार्यों की गति पहले से तेज हुई है। अब डबल इंजन की सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने यहां कई करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम कल भी पश्चिम बंगाल में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए, उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। बंगाल से महाराष्ट्र चलते हैं, जहां शिवसेना के स्थापना दिवस के एक दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि अब महाराष्ट्र में शिवसेना का कोई गुट नहीं है।
बल्कि एक ही शिवसेना है और वो एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना है। अमित शाह ने ये बयान कोल्हापुर में महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर परिसर में विकास कार्यों की शुरुआत के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। अमित शाह ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। अब शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। कांग्रेस वाले, ये उद्धव जी जो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, वो ये सभी लोग घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर जीना चाहते हैं। मैं उनको कह देता हूं, कान खोलकर सुन लो, ये देश धर्मशाला नहीं है, यहां वो ही रहेगा जो ये देश में जन्मा है। इस बीच आज भी उद्धव गुट के 6 सांसदों के पाला बदलने की खबर जारी रही। हालांकि अब तक औपचारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने इस पर पहली बार बयान दिया है। राज ठाकरे ने कहा है कि करोड़ों रुपए में जनप्रतिनिधियों को खरीदा और बेचा जा रहा है। आत्मसम्मान की मौत हो गई है, जनप्रतिनिधि बिक रहे हैं। राष्ट्रीय शिवसेना तो एक ही है, तो पहले से साबित था, तो अब वो लोग वापस अपने घर आ रहे हैं तो अच्छी बात है ना। वो शिवसेना तो एक ही है। अभी मेरे ख्याल से वो 2-3 जो रह गए उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन करना चाहिए ऑफिशियल शिवसेना ने। 60 वर्ष राज्य केल्या देशावरती त्या काँग्रेसची परिस्थिती बघा काय आहे। मी तुम्हाला सांगतो ना, हा सगळं आता हे खासदार फुटले, परवा दिवशी माझ्याकडे पत्रकार आले होते, मला एक मार्काचं उत्तर द्या। म्हटलं केंद्रात सत्ता कोणाची? ते बोलले भारतीय जनता पक्ष। म्हटलं पण शिवसेनेचे 6 खासदार हे भारतीय जनता पक्षामध्ये न जाता शिंदेकडे गेले, म्हणजे वरती केंद्रामध्ये काय नेमकं राजकारण सुरू आहे आणि 2029 ची ही अमित शाह स्वतःची तयारी करतायत। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के विचारों को तजा है, उसका परिणाम ये है कि उनके साथ अब कोई बचा नहीं है और सारा का सारा, चाहे वो चुनाव चिन्ह हो, चाहे दल हो, चाहे विचार हो, राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक, सारा का सारा जो विरासत है वो एकनाथ शिंदे के पास है। इस सब के बीच ऑपरेशन टाइगर का अपडेट यह है कि शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने बगावत कर दी है और कहा जा रहा है कि वो शिंदे गुट में जाने वाले हैं। इन 6 सांसदों ने कथित तौर पर स्पीकर को प्रस्ताव देकर शिंदे गुट में शामिल होने की चिट्ठी भी दे दी है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हुई बैठकों में ये 6 सांसद शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए एयरफोर्स 1 विमान की। अमेरिकी राष्ट्रपति के जहाज एयरफोर्स 1 को लेकर दुनिया में खूब चर्चा होती है, इसलिए ट्रंप का नया एयरफोर्स 1 भी ट्रेंड कर रहा है, जिसकी खास वजह यह है कि ट्रंप को अरबों रुपए का ये जहाज गिफ्ट में मिला है। कतर के अमीर की तरफ से तोहफे में दिए गए इस जहाज से ट्रंप अब दुनिया का दौरा करेंगे। उन्होंने खुद इस नए एयरफोर्स 1 को दुनिया के सामने पेश किया, कहा कि वो अगले महीने तुर्की के अंकारा में होने वाले नेटो शिखर सम्मेलन में इसी नए विमान से जाएंगे। ट्रंप ने इस विमान की जमकर तारीफ की और इसे उड़ता हुआ व्हाइट हाउस बताया। ये जहाज बोइंग 7478 है। फरवरी 2025 में ट्रंप जब इस जेट में पहली बार बैठे थे, तभी उन्होंने मन बना लिया था कि वो इस विमान को हासिल करके ही रहेंगे और मई 2025 में कतर की तरफ से उन्हें ये विमान तोहफे में मिल गया। इस विमान की कीमत करीब 3400 करोड़ रुपए है। किसी दूसरे देश से इतना महंगा गिफ्ट लेने पर तब ट्रंप की आलोचना हुई थी, लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया था कि इतना महंगा गिफ्ट ठुकराना बेवकूफ़ी होगी। इसे ट्रंप के लिए पूरी तरह तैयार करने में अमेरिका ने भी करीब 3300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तब जाकर ये विमान एयरफोर्स 1 के तौर पर अपनी जगह बना पाया है।
इस विमान को ट्रंप की पसंद के अनुसार लाल, सफेद और गहरे नीले रंगों में रंगा गया है, जो एयरफोर्स वन के पुराने हल्के नीले और सफेद डिजाइन से काफी अलग है। बोइंग 7478 दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर विमानों में से एक है, जो पुराने एयरफोर्स वन से काफ़ी बड़ा है, जिसमें 4 ताकतवर इंजन लगे हैं, जिसकी वजह से इसकी क्रूजिंग स्पीड लगभग 1060 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे सामान्य कमर्शियल उड़ानों से काफ़ी तेज़ बनाती है। ये विमान एक बार में 14,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। दरअसल लंबे वक्त से अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए नए एयरफोर्स वन का इंतजार था। इसके लिए बोइंग को ऑर्डर दिया गया था, लेकिन डिलीवरी में देरी हो गई। इसीलिए ट्रंप ने तोहफे में मिले इस विमान को अस्थायी व्यवस्था के तौर पर एयरफोर्स वन सर्विस के लिए चुन लिया, क्योंकि ये लग्जरी और हाईटेक तकनीक के लिए मशहूर है। इसमें करीब 100 यात्री आराम से बैठ सकते हैं। बेहद खास मास्टर बेडरूम और डाइनिंग एरिया है। विमान के अगले हिस्से के पास लाउंज स्टाइल की सिटिंग वाला एक प्राइवेट सूट है। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक बड़ा ऑफिस है। इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस रूम है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति की उड़ान के लिए तैयार करने से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने विमान के हर हिस्से की कड़ी जांच की, ताकि इसमें कुछ भी ऐसा उपकरण ना हो जिससे जासूसी की जा सके। नीचे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाजत।